ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव, कोई भी लिविंग क्रीचर, मतलब जो भी चीज़ अलाइव है वो एक ऑर्गेनिज्म है। और एग्जाम्पल हो गए एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा। हैबिटाट का मतलब होता है आवास, और हैबिटाट किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो रहने की जगह होती है और उसका इन्वायरमेंट हैबिटाट कहलाता है। और हैबिटाट हमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर और सारी नीड्स प्रोवाइड कराता है। लिविंग और डेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का मतलब है स्थलीय, जहाँ पे भी लैंड होगा उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटाट बोलेंगे। तो जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के एग्जांपल हो गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में लॉयन और डियर रहते हैं, डेजर्ट में कैमल और कैक्टस प्लांट रहते हैं, और माउंटेन रीजन में याक, स्नो लेपर्ड और देवदार ट्री हो गए। तो एक्वेटिक हैबिटाट यानी जलीय, मतलब जहाँ पे भी पानी है तो वो हो गया आपका एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट के एग्जांपल हो गए लेक, रिवर, पॉन्ड, ओशियन। और जैसे कि फ्रॉग, फिश, डॉल्फिन, व्हेल, ये सब ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वेटिक हैबिटाट्स में रहते हैं। तो हैबिटाट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट हो गया जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक बायोटिक कंपोनेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे प्लांट और एनिमल, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। फिर एबायोटिक कंपोनेंट, तो किसी भी हैबिटाट में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट हो गई। जैसे कि रॉक, सॉयल, एयर, वाटर, सनलाइट एटसेट्रा आर एबायोटिक कंपोनेंट। और किसी भी एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से बायोटिक कंपोनेंट रह सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो सबसे पहला है ग्रोथ। तो हम छोटे से बड़े होते हैं तो ग्रोथ हो गया। प्लांट भी ग्रो होते हैं, जैसे कि वो छोटे होते हैं उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा मूवमेंट। तो मूवमेंट जैसे कि हम चल रहे हैं तो मूवमेंट हो गया। और प्लांट भी मूवमेंट करते हैं पर वो इंटरनल मूवमेंट करते हैं। इंटरनल मूवमेंट में जैसे मान लीजिए कि पानी रूट से पानी वहाँ गया लीव्स में, तो वो एक मूवमेंट ही हो गया। उसके बाद है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन यानी हम सांस लेते हैं। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सांस लेना बहुत ही ज़रूरी है जीने के लिए। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं। तो प्लांट्स भी ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि जो भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग है वो अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जैसे जो प्लांट है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड से एक नया प्लांट निकलता है। उसके बाद आता है नीड फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फूड की बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं, और तो हम ह्यूमन बीइंग्स को फूड खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जैसे जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट को सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एयर की ज़रूरत होती है, और उससे वो वो अपना फूड बनाते हैं और उसी से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जब वो बना रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम ज़िंदा रहते हैं।
फिर अगला है रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सराउंडिंग्स, स्टिमुलाई। तो इस चीज़ को हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम किसी बहुत गर्म चीज़ को छू लें तो हम जल्दी से वहाँ अपना हाथ हटा लेंगे वहाँ से, तो ये एक स्टिमुलाई हो गया। और प्लांट्स भी स्टिमुलाई करते हैं, जैसे कि एक टच मी नॉट प्लांट होता है, उसके अगर हम लीव्स को छूते हैं तो वो जल्दी से क्लोज हो जाता है, तो ये हो गया स्टिमुलाई। उसके बाद है एक्सक्रीशन। तो हम भी जैसे कि हम अपना जो बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको स्टूल, स्वेट और यूरिन से निकालते हैं, और प्लांट्स भी कुछ कुछ निकालते हैं। फिर है एडेप्टेशन, स्पेशल फीचर एंड हैबिट्स विच मेक एन ऑर्गेनिज्म टू लिव कंफर्टेबली इन अ प्लेस और इन्वायरमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे जो फिश की जो शेप होता है वो उसको तैरने में हेल्प करता है, और जो गिल्स ऑफ फिश, मतलब जो फिश की जो गिल्स होती हैं उसको सांस लेने में मदद करती हैं। तो ये एक हैबिट एडेप्टेशन का एक फीचर हो गया। उसके बाद कैमल और कैक्टस है, वो डेजर्ट में रहते हैं। तो कैमल की बहुत ही मतलब लार्ज फीट होती है, बहुत टॉल फीट होती हैं, जिससे कि वो जो सैंड की जो गर्मी है उससे वो थोड़ा मतलब उसको कम लगती है। उसके बाद कैमल जो है वो बहुत सारा पानी एक बार में पी सकता है, और वो स्वेट और यूरिन भी बहुत कम करता है। उसके बाद आता है कैक्टस। तो कैक्टस को भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और कैक्टस जो होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, और जो उसका जो लीव्स होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत कम करता है, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है लीव्स से। तो इसी वजह से कैक्टस को बहुत कम पानी कैक्टस से निकलता है, इसीलिए उसको बहुत कम ज़रूरत होती है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट करने में बहुत ही टाइम लगता है, 1000 of years लग जाते हैं। फिर है एक्लेमेटाइजेशन, स्मॉल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड to overcome small problems due to changes in surrounding। तो जैसे कि अगर कोई भी माउंट एवरेस्ट पे जाता है तो उसको पहले माउंट एवरेस्ट के आसपास बीच में जो इलाका होता है वहाँ की ठंडी को मतलब कुछ दिनों के लिए वो उसको रोक दिया जाता है कि वहाँ की वो ठंडी को महसूस करे और मतलब फील करे और वैसे ही मतलब रहने लगे, और उसके बाद ही उसको मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने दिया जाता है। तो वही एक्लेमेटाइजेशन हो गया। इसीलिए वो सांस लेने की प्रॉब्लम और और पहाड़ पे और भी जो दिक्कत आती है उससे वो लोग बच जाते हैं। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Bye and have a nice day. Thank you.